हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव एमीन्स के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि एमीन्स कभी कभी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, मगर उसको हम लोग रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि दो इनांशियोमर्स जो होते हैं वो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं और उसके बीच जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, यानी रूम टेम्परेचर पे आसानी से इंटर कन्वर्ट कर जाते हैं और इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन इन्वर्सन। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग समरी में नाइट्रोजन इन्वर्सन को देखते हैं। उसके बाद हम लोग ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव एमीन्स के बारे में बात करेंगे जो कि एमीन्स है और ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी वहाँ पे इंटर कन्वर्सन नाम की चीज़ नहीं होती है। तो मान लीजिए पहले हम लोग नाइट्रोजन इन्वर्सन डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास ए एमीन दिया हुआ है, ये एक सेकेंडरी एमीन है और इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, हाइड्रोजन, CH3 और इथाइल और एक लोन पेयर, यानी चारों डिफरेंट ग्रुप है। यानी यहाँ जो नाइट्रोजन है वो स्टीरियोजेनिक सेंटर है, यानी ये जो नाइट्रोजन है वो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, यानी कि इस कंपाउंड का 2 इनांशियोमर होगा। तो देखिए ये 2 इनांशियोमर क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ दिखाते हैं। मान लीजिए ये नाइट्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, लोन पेयर को हमने ऊपर दिखा दिया और 2 ग्रुप होगा। एक ग्रुप को हम लोग अंदर रखते हैं, मान लीजिए CH3 ग्रुप को हमने अंदर रखा और CH2 CH3 ग्रुप जो इथाइल ग्रुप है उसको हमने बाहर रखा। जब नाइट्रोजन इन्वर्सन होता है तो होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है ऊपर की तरफ जाता है, ए बॉन्ड ऊपर की तरफ जाता है, ए बी बॉन्ड ऊपर की तरफ जाता और धीरे धीरे जो नीचे का लोब है वो बड़ा होते जाता है। यानी ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर हो जाएगा, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और इसी प्लेन में CH3 पीछे की तरफ चला जाएगा और इथाइल ग्रुप उसी प्लेन में CH2 CH3 उसी प्लेन में रहेगा। और यहाँ पे जो लोन पेयर है, अब नीचे वाला लोब भी बड़ा हो चुका है और ये लोन पेयर जो है इक्वली है, यानी ऊपर में भी है और नीचे भी है। ये इसका ट्रांजिशन स्टेट है, ये जो है इसका ट्रांजिशन स्टेट है, यानी अभी चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मगर ट्रांजिशन स्टेट में ये नाइट्रोजन के लॉन्ग जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये थोड़ा और ऊपर मूव करेगा, ये थोड़ा और ऊपर मूव करेगा, ये थोड़ा और ऊपर मूव करेगा, तो फाइनली बेसिकली ये इक्विलिब्रियम पे रहता है। तो यहाँ नाइट्रोजन होगा और हाइड्रोजन जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा और CH3 ग्रुप है वो भी ऊपर की तरफ चला जाएगा और इसी तरीके से ये जो इथाइल ग्रुप है वो भी आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और जो लोन पेयर है अब नीचे वाला लोब में आ जाएगा। तो लोन पेयर जो आपका है वो कुछ ऐसा दिखेगा और एक छोटा सा लोब ऊपर की तरफ होगा। तो ये आपका मॉलिक्यूल है और इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन इन्वर्सन। इस प्रोसेस में जो हीट लगता है डेल्टा H वो अराउंड 25 किलो जूल पर मोल है, यानी एक स्ट्रक्चर से दूसरा में जाने में जो एनर्जी का चेंज है वो 25 किलो जूल पर मोल है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको देखिए। अगर यहाँ पे एक प्लेन मिरर आप रख दीजिएगा, आपने एक प्लेन मिरर रख दिया यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे कि ये दोनों कंपाउंड जो है एक दूसरे का मिरर इमेज है, यानी इनांशियोमर्स है। ये दोनों कंपाउंड इनांशियोमर्स है, यानी दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है, मगर इसको हम लोग रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंटर कन्वर्टिबल है। एक वाला जो है दूसरे में आसानी से और दूसरा वाला पहले में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। इसी कारण से ये जो इनांशियोमर्स हैं वो रिजॉल्वेबल नहीं है, यानी रिजॉल्व नहीं हो सकते हैं। यानी ये दोनों इनांशियोमर्स तो हैं बट नॉन रिजॉल्वेबल। आप चाहें तो इस प्रोसेस का ट्रांजिशन स्टेट और
इनिशियल, ट्रांजिशन स्टेट और फाइनल स्टेट को लेकर के एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी बना सकते हैं। अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाइएगा तो कैसा दिखेगा, यहाँ पे बाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जीज है और एक्स एक्सिस पे आपका स्पेसिस है। पहला स्पेसिस ए है और दूसरा आपका ट्रांजिशन स्टेट है और ये दूसरा स्पेसिस है। अब देखिए ये दोनों स्पेसिस का एनर्जी जो है बराबर होगा। पहला का एनर्जी यहाँ होगा, दूसरे का एनर्जी यहाँ होगा, दोनों का एनर्जी बराबर होगा और ट्रांजिशन स्टेट कहीं ऊपर में होगा। इसका जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना है, 25 किलो जूल। यानी ये जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर दीजिएगा तो एक मॉलिक्यूल जो है दूसरे फॉर्म में चला जाएगा। ये एनर्जी काफ़ी कम है, रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होता है, इसीलिए आप इस दोनों इनांशियोमर्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। यानी जब भी मिलेगा तो आपको एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का सॉल्यूशन मिलेगा। इसी चीज़ को हमने यहाँ भी दिखाया है। आपको अगर हमारा फिगर समझ में नहीं हो तो यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसका RS नोमेनक्लेचर भी किया है। लोन पेयर को जब हम लोग RS नोमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो ए वाला जो ग्रुप है इसको 1 प्रायोरिटी, इसको दूसरा प्रायोरिटी, इसका तीसरा और इसको चौथा। अब 1 से 3 की तरफ जाइए तो 1 से 2, 2 से 3। एक कैसा मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है वो है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि कन्फिग्रेशन क्या होना चाहिए था, एस कन्फिग्रेशन होना चाहिए था। मगर जो लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है आपसे दूर नहीं जा रहा। इस रूल में क्या था कि लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप आपसे दूर जाना चाहिए, मगर वो आपसे दूर नहीं जा रहा है। बेसिकली इस केस में CH3 आपसे दूर जा रहा है, तो इसीलिए इस कन्फिग्रेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा। यानी इस मॉलिक्यूल का कन्फिग्रेशन क्या है, इस मॉलिक्यूल का कन्फिग्रेशन जो है R है। इसी तरीके से आप इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, वो S होगा। यानी ये दोनों एक दूसरे का इनांशियोमर है। और यहाँ पे देखिए कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा। ए हाइड्रोजन थोड़ा ऊपर गया है, ACH2CH3 ग्रुप ऊपर गया है, ए मिथाइल ग्रुप ऊपर गया है और फाइनली आपको ट्रांजिशन स्टेट में एक प्लेन में ये सारा दिख रहा है। ए बॉन्ड ए बॉन्ड ए बॉन्ड एक प्लेन में दिख रहा। इसके ऊपर नीचे 2 लोब है और फाइनली जो है ऊपर की तरफ चला गया। इनिशियली ये जो था पूरा नीचे की तरफ था, बाद में ऊपर की तरफ चला गया। यानी नाइट्रोजन के लॉन्ग जो कन्फिग्रेशन है ये इन्वर्स हो गया। इसको हम लोग कभी कभी नाइट्रोजन इन्वर्सन, ये कुछ ऐसा है कि आप एक अम्ब्रेला लिए हुए हैं, अम्ब्रेला जो है उल्टा साइड में खुल गया है, यानी विंड चल रहा है, अम्ब्रेला आपका उलट गया है। इसलिए कभी कभी इसको हम लोग अम्ब्रेला इन्वर्सन के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो हुई बात जिसमें कि नाइट्रोजन का कंपाउंड जो है उसको हम लोग रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। 2 इनांशियोमर होगा उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। मगर कुछ केसेस में नाइट्रोजन के कंपाउंड को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं और उन केसेस को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो पहला सिचुएशन तब है जबकि नाइट्रोजन के कारण कायरलिटी कंपाउंड में नहीं हो, कायरलिटी का सेंटर कहीं अलग हो, स्टीरियोजेनिक सेंटर कहीं और हो। यानी इन्वर्सन होगा भी नाइट्रोजन पे तो क्या फर्क पड़ता है, कायरलिटी सेंटर तो कहीं अलग है, स्टीरियोजेनिक सेंटर तो कहीं अलग है। पहला सिचुएशन है एमीन्स हुज कायरलिटी स्टेम्स फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ ए एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। यानी जो उसमें कायरलिटी है, स्टीरियोजेनिसिटी है, वो नाइट्रोजन के कारण नहीं आ रहा, वो स्टीरियोजेनिसिटी कार्बन के कारण आ रहा। इस केस में आपका कंपाउंड जो है कायरल होगा, दोनों इनांशियोमर्स एग्जिस्ट करेंगे और दोनों इनांशियोमर्स को आप सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे देखिएगा तो इस कंपाउंड में कायरलिटी कार्बन के कारण है, तो इसका दूसरा इनांशियोमर ए है और ये दोनों को बेसिकली आप सेपरेट कर सकते हैं। एक एस इनांशियोमर है और दूसरा आर इनांशियोमर है। तो इस कंपाउंड में जो कायरलिटी आ रहा वो कार्बन पे आ रहा, ना कि नाइट्रोजन पे आ रहा, इसलिए ये दोनों कंपाउंड जो रिजॉल्वेबल है। दूसरा सिचुएशन तब आता है जब आपके पास कोई अमोनियम साल्ट हो, क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट। तो क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट विथ एसिमेट्रिक नाइट्रोजन एटम, यानी कि नाइट्रोजन एटम जो है वो कायरल है, यानी स्टीरियोजेनिक है। क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट क्या होता है, नाइट्रोजन से 4 ग्रुप लगा होगा। मान लीजिए आपका CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इधर CH2CH3 ग्रुप लगा हुआ है
और इधर पे मान लीजिए आपको फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है और इधर पे आपका CH3 ग्रुप लगा हुआ। चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए तो CH3 हम लोग नहीं लगा सकते हैं, हम लोग लगा देते हैं CH2 CH2 CH3 ग्रुप लगा देते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक साल्ट यानी एक आयन होना चाहिए, यानी एक क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट है। अमोनियम का ऐसा साल्ट जिसमें नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, और चूंकि इस नाइट्रोजन से चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी ये जो नाइट्रोजन है कायरल है या कहिए स्टीरियोजेनिक सेंटर है, स्टीरियोजेनिक सेंटर, यानी कि इसका जो कंपाउंड होगा वो दोनों होगा। अब इस केस में आप इसको रिजोल्व भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें इन्वर्सन पॉसिबल नहीं है। इन्वर्सन क्यों हो रहा था? लोन पेयर के कारण इन्वर्सन हो रहा था, इसमें लोन पेयर खत्म हो चुका है। यानी ये नाइट्रोजन का कंपाउंड है, इसमें आपको जो कंपाउंड है वो कायरल होगा, दोनों एनहांसोमर एग्जिस्ट करेगा, आप उसको रिजोल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हमने, तो इस कंपाउंड को देखिए, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन से 4 ग्रुप लगे हैं, इधर CH3, इधर CH2 CH3, इधर फिनाइल ग्रुप लगा है और इधर CH3 CH3। तो इस कंपाउंड का 2 होगा, एक इसका एनांसियोमर और अपना खुद एक R कन्फिग्रेशन है, S कन्फिग्रेशन है। दोनों एनांसियोमर्स को आप सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि रिजोल्व कर सकते हैं, यानी कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो तीसरा सिचुएशन किसी रिंग में हो सकता है जबकि नाइट्रोजन का इन्वर्सन पॉसिबल नहीं है। जनरली ये 3 मेंबर्ड के रिंग्स में होते हैं। तो हम कह सकते हैं amines that cannot attain the sp2 hybrid transition state for nitrogen inversion। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपके पास एक 3 मेंबर्ड का रिंग है और उस कंपाउंड में नाइट्रोजन है और इधर मान लीजिए 2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ। इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो इस कंपाउंड में इन्वर्सन जो है नहीं पॉसिबल है, यानी ज्योमेट्री जो है इस कंपाउंड का इन्वर्सन नहीं अलाउ करता है। इसी कंपाउंड को हमने यहाँ पे लिखा, तो एक कंपाउंड आपको दिया हुआ है, तो इस कंपाउंड का एक आइसोमर तो A है इनांसियोमर और दूसरा इनांसियोमर A है। इस दोनों में देखिए, किसी एक में देखिए 4 डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ, इधर CH3 ग्रुप है, इधर आपका एक लोन पेयर है और इधर साइड में जाइए तो डिफरेंट ग्रुप, इधर साइड में जाइए तो एक डिफरेंट ग्रुप, यानी कि इस नाइट्रोजन पे 4 डिफरेंट ग्रुप है। नाइट्रोजन जो है कायरल है, स्टीरियोजेनिक है, तो इसका एक दूसरा इनांसियोमर भी एग्जिस्ट करेगा। इस केस में जो ए एंगल है वो 60 डिग्री है, मगर ट्रांजिशन स्टेट में इसको प्लेनर होना चाहिए, 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी ट्रायंगल में आप इसको इतना एक्सपैंड करके 120 डिग्री का एंगल ज्योमेट्रिकली नहीं बना सकते हैं, यानी कि इसमें एक रेस्ट्रेन है। इसी कारण से इस साइड से इस साइड और इस साइड आना इसका पॉसिबल नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि इंटर कन्वर्सन इस केस में पॉसिबल नहीं है। यानी 3 मेंबर्ड का रिंग में भी हम लोग कह सकते हैं नाइट्रोजन का इन्वर्सन अलाउड नहीं है, इसीलिए जो है कंपाउंड को हम लोग रिजोल्व कर सकते हैं। तो अभी जिन बातों को हमने देखा, किस किस कारण से आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कायरल हो सकता, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो आपको कहा जा रहा, विच ऑफ द एमीन्स लिस्टेड नेक्स्ट कैन बी रिजोल्व्ड इन 2 enantiomers। इन ईच केस explain why interconversion of the enantiomers would or would not take place। तो आपको कुछ एमीन्स दिया हुआ, आपको बताना है कि उसको हम लोग रिजोल्व कर सकते हैं कि नहीं, अगर कर सकते हैं तो क्यों, नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं। तो आपको जो पहला कंपाउंड दिया हुआ है cis2-methyl साइक्लोहेक्सान एमीन, तो साइक्लोहेक्सेन रिंग है आपके पास और यहाँ पे एमीन है और दूसरे पोजीशन पे आपको ग्रुप दिया हुआ है मिथाइल ग्रुप, ये सिस है। तो सिस बनाने के लिए हम लोग को ऐसा कुछ करना पड़ेगा, CH3 और यहाँ पे एक हम लोग हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे NH2 है, बेसिकली इसको भी हम लोग को दिखाना कुछ इस तरीके से पड़ेगा। सिस है तो दोनों हाइड्रोजन पीछे की तरफ हमने रख दिया और यहाँ पे NH2 ग्रुप है। अब बताइए इस कंपाउंड में कायरलिटी होगा या नहीं? हाँ, इसमें हम लोग इसको रिजोल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले कहा था।
इस कंपाउंड में कायरलिटी का रीजन है कि ए वाला जो कार्बन है कायरल है, साथ ही साथ में ए वाला कार्बन भी कायरल है, यानी इसका एनांसियोमर्स होगा और इसको हम लोग रिजोल्व भी कर सकते हैं। सो रिजोल्व कर सकते हैं, इसका एनांसियोमर एग्जिस्ट करेगा, यानी इस कंपाउंड का एनांसियोमर एग्जिस्ट करेगा जिसको कि हम लोग रिजोल्व कर सकते हैं। रीजन क्या है, इसमें जो कार्बन है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, वो कायरल है, नाइट्रोजन का सेंटर स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, इसमें कहा गया एन मिथाइल साइक्लोहेक्सानामीन। फिर से एक बार आपको साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ और एन लगा हुआ, यहाँ पे मिथाइल है, एन मिथाइल और एन पे इथाइल ग्रुप। तो इस केस में इस नाइट्रोजन के पास 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, मगर एक लोन पेयर है और इस केस में नाइट्रोजन का इन्वर्सन होगा, यानी कि नाइट्रोजन इन्वर्सन इस केस में होगा। अगर नाइट्रोजन का इन्वर्सन होगा यानी कंपाउंड कायरल तो होगा, एनांसियोमर्स तो एग्जिस्ट करेंगे, बट इसको हम लोग रिजोल्व नहीं कर सकते, यानी नॉन रिजोल्व्ड। इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते क्योंकि एनर्जी बैरियर काफ़ी कम होगा। नेक्स्ट कंपाउंड है एन मिथाइल एजिरिडीन, जो अभी हमने 3 मेंबर्ड का रिंग दिखाया था, वो बेसिकली एजिडिरीन है। तो ए है, नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ए एन मिथाइल एजिडिरीन है। इस केस में नाइट्रोजन पे अगर चारों डिफरेंट ग्रुप होता तो बिल्कुल ही इसका एनांसियोमर होता जिसको कि हम लोग रिजोल्व कर सकते थे, मगर इस नाइट्रोजन से चारों डिफरेंट ग्रुप नहीं लगा हुआ। एक ग्रुप ए है आपका, एक दूसरा लोन पेयर है, मगर इस साइड में और इस साइड में सेम ही ग्रुप लगा हुआ, यानी इसका एनांसियोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा। एनांसियोमर्स डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट कंपाउंड है इथाइल मिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड। ए मॉलिक्यूल जो है आपका एनिलीनियम आयोडाइड, इथाइल मिथाइल, यानी एक साइड में आपका इथाइल ग्रुप लगा हुआ और दूसरे साइड में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ। तो ए आपका इथाइल मिथाइल और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे साल्ट है, तो ए एक क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट है। तो इस कंपाउंड को रिजोल्व होना चाहिए था, मगर ये कंपाउंड भी रिजोल्व नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वे बहुत ही छोटा प्रोटॉन है, यानी कि इसका न्यूट्रल वाला जो फॉर्म होगा, यानी कि NCH3 और ए रिंग यहाँ पे बना दीजिए और यहाँ पे CH2CH3 लोन पेयर, यानी ये साल्ट है, इसका न्यूट्रल बेस है और इसका दूसरा एक एनांसियोमर होगा। इस तीनों के बीच में प्रोटॉन आसानी से एक दूसरे में जा सकता है, इसीलिए एक कंपाउंड भी नॉन रिजोल्व होगा, यानी 2 एनांसियोमर्स तो एग्जिस्ट करेगा बट ए भी नॉन रिजोल्व होगा, नॉन रिजोल्व। एंड फाइनल कंपाउंड आपका है मिथाइल इथाइल प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल अमोनियम आयोडाइड। तो एक क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट है, यहाँ पे आपको एक साइड में लगा हुआ मिथाइल ग्रुप, दूसरे साइड में लगा है इथाइल ग्रुप CH2CH3 और तीसरे साइड में लगा है आइसोप्रोपाइल CH3CH3 एंड फाइनली आपका एक ग्रुप लगा हुआ प्रोपाइल, यानी कि CH2CH3 और इसका साल्ट है, यानी आयोडीन माइनस और इस कंपाउंड का साल्ट। तो ये एक क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट है, यानी इसका जो है नाइट्रोजन जो है कायरल होगा, स्टीरियोजेनिक होगा, यानी कि ये जो कंपाउंड है एनांसियोमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और इसको हम लोग रिजोल्व भी कर सकते हैं, यानी कि एक कंपाउंड जो है रिजोल्वेबल कंपाउंड है, बाकी जो कुछ कंपाउंड था वो रिजोल्वेबल नहीं था। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किन केसेस में नाइट्रोजन का कंपाउंड को हम लोग रिजोल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और फिर मिलते हैं कुछ अमीन के नए पहलू के साथ नए वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।